मैं समझाता हूँ, समझते जाइएगा। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। मतलब एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा प्रकार है, एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जो ढांचा का नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न और अनेक प्रकार की जो है क्रियाएं की जाती है। जैसे कृषि हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, बीमा हो गया, ये सब के सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि इसके अंतर जो है क्या, इसके अंतर्गत एक क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं। कृषि किस लिए कहते हैं, आर्थिक के लिए। व्यापार क्यों करते हैं, पैसा, आर्थिक मतलब पैसा, पैसा के लिए। उद्योग क्यों करते हैं, पैसा के लिए करते हैं। टीचिंग लाइन या परिवहन लाइन या संचार, जो भी कुछ करते हैं सबके सब क्या करें, पैसे के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये है अर्थव्यवस्था। चलिए, मौद्रिक प्रणाली क्या है, ये देखिए मौद्रिक प्रणाली क्या है। अगला सवाल हमारा बोलता है क्या, कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। ठीक है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, तो यहाँ पे सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होती है। मौद्रिक मतलब मुद्रा, ठीक है, मौद्रिक मतलब मुद्रा, पैसा। तो मौद्रिक प्रणाली मतलब सिस्टम होता है। मौद्रिक सिस्टम बोले तो इसका विनिमय का सारा जितना भी लेन देन का जो काम होता है सब कुछ मुद्रा की सहायता से होता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है ना। कोई व्यक्ति मुद्रा कैसे प्राप्त करता है, या तो कोई वस्तु अपनी सेवा को बेचता है तो मुद्रा प्राप्त करता है। ठीक है, और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य सभी वस्तुएं खरीदता है। जाहिर सी बात, जो भी मुद्रा कमाता है या तो कोई सेवा करता है, कोई काम करता है, या तो कोई चीज बेचता है। मुद्रा कमाने का तो एक ही रीजन है ना, या तो कुछ काम कर रहे हैं तो मुद्रा कमा रहे हैं, या कुछ बेच रहे हैं तो मुद्रा कमा रहे हैं। अब मुद्रा कमा करके अब उसकी जो जरूरत की जो चीजें हैं, जो जरूरत की जो चीजें हैं, उस चीज को क्या करता है, उसको खरीदता है, अपनी जरूरत की अन्य वस्तुओं को प्राप्त करता है। कब, जब वो ये सब काम करता। तो क्योंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम के कार्य करती है, इसलिए इसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। तो मौद्रिक प्रणाली का मतलब यही हुआ कि खरीदना, लेना देना है ना, बेचना, खरीदना, लेना, ये सबकी मुद्रा के द्वारा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, मौद्रिक प्रणाली विनिमय का एक ऐसा कार्य है जो मुद्रा की सहायता से होता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचता है और बेच करके मुद्रा प्राप्त करता है, और फिर उससे अपनी जो जरूरत की जो चीजें हैं उसको क्या करता है, प्राप्त करता है। क्योंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय का ही काम करता है। मुद्रा ही है जो कोई चीज बेच के पैसा कमा रहा, और उसी पैसा से फिर हम कोई चीज कमा रहे हैं। ठीक है, ले रहे हैं। चलिए, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, देखिए उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों, जैसे कि लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। उदारीकरण का मतलब क्या हुआ, कि उदारीकरण का अर्थ होता है कि सरकार के द्वारा जो लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों, अनावश्यक जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे कि लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। ठीक है, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार में 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई है। क्या बोलता है आगे, सवाल बोलता है कि और बाह्य स्रोतों को परिभाषित करें। यानी कि बाह्य स्रोत मतलब आउटसोर्सिंग, सोर्स मतलब स्रोत जो बाहर से हम प्राप्त कर रहे हैं। सिंपल, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनी संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय निजी, बाहरी या विदेशी स्रोतों या संस्था या समूह से प्राप्त करती है, तो उसे बाह्य स्रोत कहते हैं। मतलब बाहरी चीज से बाहर से प्राप्त करना। जो बहुराष्ट्र कंपनी है, ठीक है, जो बहुराष्ट्र बोलते हैं क्या, जो अलग अलग देशों में भी व्यापार करती है। ठीक है, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या अन्य कंपनी संबंधित नियमित जो सेवाएं हैं या अपनी कंपनियों के बजाय निजी, तो वो क्या कहते हैं ना कि अपने कंपनी से नहीं, लेकिन बल्कि निजी कोई कंपनी होता है उससे, या बाहरी या विदेशी से या कोई संस्था से या कोई समूह से प्राप्त करता है। यानी कि अपने से नहीं बल्कि किसी और से प्राप्त करता है। जैसे कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है, तो वो उसकी जो जरूरत की जो चीजें हैं, जो सेवाएं हैं, वो अपने तो नहीं ले रहा, लेकिन किसी और कंपनी से लेकर अपने यूज कर रहा है, या बाहरी विदेशी से ले रहा है, या कोई संस्था से या समूह से, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बाहरी से जो सोर्स से हो रहा ना, जो बाहर से जो प्राप्त कर रहा है, उसी को बोलते हैं बाह्य स्रोत। सरकारी सेवा क्या है, तो सरकारी सेवा तो जान ही रहे, जिसे जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है। बोलते ना हमको सरकारी नौकरी लग गया, बोलते ना सरकारी सेवा मतलब जो सरकार की सेवा करता है। तो जब देश या राज्य की सरकार, यानी कि देश का सरकार, यानी कि सेंट्रल हो या राज्य का हो, लोगों को काम के बदले जो मासिक देती है और उसके विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है ना, अलग अलग क्षेत्रों में, रेलवे है, बैंकिंग है, टीचिंग है, अलग अलग क्षेत्रों में सरकार जो है काम ले रही है, और सरकार काम ले रही है उसके बदले क्या दे रही है, लोगों को पैसा दे रही है। तो इस तो इसी को क्या बोलते हैं, सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य सेवा है ना, रेल सेवा, शिक्षा विभाग, वित्त, बैंकिंग, ये सब क्या है, सरकारी सेवा है डियर। समझा रहा सरकारी सेवा, तो ये तो इजी से आप लिख सकते हैं कि सरकारी सेवा क्या है, सरकार के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं और काम के बदले उसको सरकार जो है मासिक वेतन देता
है और उनसे जो है अलग अलग क्षेत्रों में काम लेते हैं, जैसे कि आपको सैन्य सेवा हो गया, है ना, जो सेना लोग काम करते हैं वो क्या सरकारी सेवा है, शिक्षा हो गया, जो टीचर पढ़ाते हैं, स्वास्थ्य हो गया, जो मेडिकल हॉस्पिटल में मिलता है आपको, वित्त हो गया, है ना, बैंकिंग हो गया, ये सब हो गया। एटीएम क्या देखिए, एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन, खुद से चलने वाली मशीन। मशीन 24 घंटा रुपए निकालने या जमा करने की सेवा प्रदान करता है। भारत में सभी व्यापारिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ICICI बैंक और यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन नंबर मिलता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम में मशीन में डालते हैं और फिर पैसा निकालते हैं। सिंपल सी बात, एटीएम तो आपके घर के पास भी देखते रहते हैं कि एटीएम है क्या। तो एटीएम एक्चुअली क्या, एक स्वचालित टेलर मशीन है, स्वचालित मतलब खुद से चलने वाली मशीन है। ये 24 घंटा खुला रहता है हमेशा। पैसा जमा कर भी सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं। अब तो पैसा जमा भी करने का साधन भी आ गया, पहले पैसा निकालें तो अब तो जमा भी कर सकते हैं पैसा। भारत में सभी व्यापारिक बैंक, जितना व्यापारिक बैंक है जैसे कि SBI, इलाहाबाद, 3-4 बैंक का नाम दे दीजिएगा, ठीक है, ये एटीएम सेवा प्रदान करती है। अपने ग्राहकों को एक कार्ड देती है, क्या देती है, कार्ड देती है। और कार्ड जो एटीएम कार्ड देती है उसमें एक गुप्त नंबर रहता है। अब तो गुप्त नंबर की संख्या भी खत्म हो गया, आप अपने से पिन कोड बनाइए एटीएम जाकर, है ना। तो इसकी सहायता से एटीएम हम इस्तेमाल करते हैं, जिस टाइम मर्जी उस टाइम पैसा निकालते हैं। हमको बिस्किट खाना है तभी पैसा निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, बहुराष्ट्रीय कंपनी देखिए आ गया ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय मतलब क्या समझे, जो अलग अलग देशों में भी व्यापार करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादक पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है। सिंपल वही बात है कि एक देश में भी कर रहा है और दूसरे देश में, जैसे कि कोई मोटर्स ले लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, कुछ और मोटर्स ले लीजिए, तो जो अपने देश में भी उत्पादक कर रहा और दूसरों देश पर भी जाकर अपना मतलब कंपनी खोल लिया है, ब्रांच खोल लिया है और उसका मालिक बना हुआ दूसरे देश में भी जाकर के। जैसे फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग भी हो गया, कोका कोला, है ना, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया आदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों पर देशों में उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित करती है ना। मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है पैसा कमाने के लिए क्या, जैसे कोका कोला। अब कोका कोला जो बाहरी कंपनी है, तो ऐसा नहीं कि भारत में भी बनती है कोका कोला, बस वो कंपनी, कोका कोला की कंपनी भारत में भी स्थापित हुई है और वो कंपनी अपने अंदर में काम करवा रही है और वो कोका कोला बनवा रही है। और उस कोका कोला में जहां के कंपनी है, जहां के सैमसंग मोबाइल है, जहां के नोकिया है, उसका वहां पे मोहर लग जाता है, ठीक है। तो अब क्या कहता है, आप अधिक उत्पादन लागत करके अपने जो है अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता है, अलग अलग देशों में कंपनी का स्थापित करता है, कारखाना स्थापित करती है, जहां उन्हें सस्ता श्रम मतलब सस्ता मेहनत मिल जाता है, सस्ता कच्चा माल, क्योंकि जहां से उसको कच्चा माल प्राप्त करना है वही सोचता है कि हम कंपनी को स्थापित करें ताकि हम ज्यादा माल पैसा कमा पाए, ठीक है। प्रति व्यक्ति की आय क्या है, बहुत सिंपल इसका सवाल है जी। प्रति व्यक्ति आय क्या है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भारत की कुल आय, यानी कि अपने देश का कुल आय, या तो किसी भी देश का बोलो, राष्ट्रीय मतलब भारत नहीं बोलेंगे, राष्ट्रीय मतलब किसी भी देश का, अपने देश का राष्ट्रीय आय में जो देश का जो आय हो रहा, तो देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो जो भागफल हमको प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। इसका आकलन निम्न प्रकार करते हैं, फॉर्मूला है प्रति व्यक्ति आय का कि राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल आय, है ना, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल आय। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है, लेन देन। अभी मुद्रा प्रणाली पढ़ चुके हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जी कि जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, दूसरे वस्तु में किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय करना। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आदान प्रदान होना, ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। और डायरेक्ट बिना मुद्रा का, है ना, डायरेक्ट हम दिए गेहूं तो तुम दिया हमको चावल, है ना, बस कोई एकदम सिंपल डायरेक्ट। इसका देखिएगा, द एक्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर विदाउट द मेडिटेशन ऑफ मनी इज नोन एज बार्टर सिस्टम। उदाहरण ये दिया हुआ है, इसी का इंग्लिश लिखा हुआ है, उदाहरण गेहूं चावल, गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं, यही मतलब इसी का शब्द का है इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश कितना शॉर्ट, यहाँ पे 5-6 लाइन, यहाँ पे इंग्लिश में 3 लाइन में काम बन गया, है ना। तो समझ आ गया वस्तु विनिमय प्रणाली क्या। चलिए अब सवाल में तो आपको बहुत सारा सवाल यहाँ पे है डियर। चलो ये देखो, आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है। देखो आर्थिक आधारभूत संरचना मतलब हुआ कि आधारभूत संरचना से तात्पर्य है कि सुविधाओं और सेवाओं से है, जो हमको सुविधा प्रदान कर रही है, जो सेवा प्रदान कर रही है, उससे संबंधित है, जो देश के आर्थिक विकास में स्तंभ होता है। मतलब देश के जो आर्थिक विकास के लिए एक स्तंभ है, एक पिलर है, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना, ठीक है। और ये या तो सुविधा या तो सेवा प्रदान करते हैं, जो देश के आर्थिक विकास के एक स्तंभ है। जैसे देखिए वित्त हो गया, ऊर्जा, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक, ये सब का तो ये देश के लिए जो है ना एक आर्थिक विकास का एक स्तंभ है। तो इसको बोलते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना, मतलब एक ऐसा आधार जो देश के आर्थिक व्यवस्था में विकास करता है, आर्थिक में विकास करता है।
चलिए, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। सह मतलब एक साथ, साथ मतलब एक साथ होता है। सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलकर जुलकर काम करना, लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है कि सहकारिता का जो मिलजुल कर काम करना, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका अलग ही इसका है अधिक व्यापक अर्थ किया जाता है। ठीक है, इस सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, है ना। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल जाते हैं और मिल करके जो आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर काम करता है। मतलब बात वही, यहाँ पे तो सहकारिता का मतलब हुआ कि मिलजुल कर काम करना, है ना, मिलजुल कर। लेकिन अब जो है ना अर्थव्यवस्था में सहकारिता का मतलब है कि आर्थिक पैसा कमाने के लिए दो या दो से ज्यादा आदमी मिल गए और मिल करके पैसा कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं सहकारिता। सिंपल सा वर्ड यहाँ पे बोला गया। उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं, यानी कि उपभोक्ता को शोषण कैसे किया जाता है, कंज्यूमर को कैसे शोषण करते हैं दुकान वाले या कोई भी हो ना। तो देखिए, पहले मिलावट कर रहे हैं, दाल है, चना है, उसमें कुछ और मिला दिया, है ना, मिलावट की। गेहूं है तो जौ मिला दिया, वही होता मिलावट की समस्या। महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण करता है। महंगी वस्तु है तो आप उसको सस्ती में, आप बोले अरे यार ये महंगी वस्तु हमको सस्ते में दीजिए ना, तो दुकान वाला बेचारा वो भी तो मजबूरी हो जाएगा, तो क्या बोलेगा, लो सस्ते में, तो उसके लिए कुछ मिला देगा। अब दूध है, अच्छा दूध है, आप लेने जा रहे हैं तो सस्ते में खोजेगा तो उसमें पानी मिला देगा, तो लीजिए सस्ते में। तो वही होता है, मिलावट की समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो कभी कभी तो ग्राहक को पता नहीं होता, पैसा दे दिए होते लेकिन पैसे शोषण हो रहा है आपको। कम तौल पे नीचे बटखारा के नीचे रहता लगा हुआ बड़ा सा लोहा, है ना, तो कम तौलते भी वस्तु के माप तौल में भी हेरा फेरी करते हैं, उपभोक्ता को शोषण करता है। कम गुणवत्ता वाला वस्तु, गुणवत्ता भी कम देता है, बोलता है बहुत गुण वाला है। उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पे कम गुणवत्ता वाला वस्तु देता है और बोलता है अरे बाप रे बहुत अच्छी वस्तु है, बहुत अच्छी कंपनी है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब कम गुणवत्ता वाला वस्तु आपको देकर ठग लेता है और फिर वही ये इसका मतलब क्या, शोषण हो रहा। अगर कुछ सामान में मिलावट है, ये भी शोषण कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। कम तौल के दे रहा है, ये भी आपका शोषण कर रहा है। शोषण का मतलब ये नहीं समझिए कि आपको मारपीट कर रहा है, आपको सता रहा। इस शोषण का मतलब खाली यही नहीं होता है, शोषण का मतलब ये भी होता है कि आप सामान खरीदने गए, कम सामान दिया तौल के, ये भी शोषण आपका हो रहा। ऐसे सुनते आ रहे हैं ना कि इस मजदूरों का श्रमिक का शोषण किया जा रहा, मतलब उसको जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, जितना मर्जी उतना काम कराया जा रहा है, वो भी शोषण है। और यहाँ पे ये एकदम महीन शोषण है, कम तौल के देगा, वो भी शोषण हो रहा। देखिए, ऊंची कीमत, अब कीमत ज्यादा बढ़ा देगा, ऊंची कीमत द्वारा ये भी ऊंची कीमत करके भी उपभोक्ता का शोषण करते हैं, है ना। अधिक कीमत बढ़ा दिया, उसका भी शोषण कर रहा। डुप्लीकेट वस्तु, ये भी तो सबसे बड़ा खतरनाक है। डुप्लीकेट वस्तु ऊपर में आपको लेबल लगा देगा, है ना, सिंबल लगा देगा, बोलेगा ये कंपनी वाली वस्तु है, तो डुप्लीकेट वस्तु रियल में रहता है। तो सही कंपनी का डुप्लीकेट वस्तु प्रदान करके उपभोक्ता को शोषण करता है। मतलब क्या है, सामान खराब है या सामान डुप्लीकेट है और अच्छा कंपनी वाला वहां पे लेबल लगा दिया, अब बोला क्या ये अच्छी कंपनी वाली है और है वहां पे क्या डुप्लीकेट है। इससे